नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 22 मई 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज बहुत सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। दो आर्टिकल्स द हिंदू के इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से संबंधित, जल्लीकट्टू से संबंधित, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के एक वर्डिक्ट से संबंधित, पीसफुल असेंबली से संबंधित। इसके अलावा द हिंदू के जो न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। आज देखो एक काफ़ी खुशी की बात है अपनी कम्युनिटी के लिए, काफ़ी गर्व की बात है। देखो इतने साल हो गए न्यूज़पेपर डिस्कस करते करते, 2016 में ये सफ़र स्टार्ट हुआ था। आज अपना खुद का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है द हिंदू में। ये जो एजुकेशन प्लस वाला सेक्शंस है ना, यहाँ पर अपना एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है स्ट्रेटजी से संबंधित, बी प्रिपेयर्ड। हालांकि काफ़ी दिनों पहले ये लिख के दिया था द हिंदू को, दो अलग अलग स्ट्रेटजीज उनको बना के दी थी, एक 2024 के लिए, एक 2023 के लिए। इन्होंने दोनों मिक्स कर दी, तो आज ये पब्लिश हुआ एजुकेशन प्लस वाले सेक्शन में। आपको भी प्राउड महसूस हुआ होगा काफ़ी ज़्यादा ये सुनकर। खैर हम डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़, ये क्वेश्चन आज आपको अटेम्प्ट करना है। डिस्कस द की एरियाज ऑफ डिस्प्यूट। जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं डिस्प्यूट के दिल्ली गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, वो क्या हैं। आप संविधान के प्रोविजंस को हाईलाइट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस जो इन्वॉल्व हैं उनको हाईलाइट कीजिए, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं दोनों सरकारों के बीच में डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, वो भी बताइए। ये एक एथिक्स का या फिर जनरल एग्जाम्पल है, आप कहीं पर भी दे सकते हो आंसर राइटिंग में। डॉक्टर दीदीज, ये वो लोग हैं जो झारखंड में गांव में घर घर जाके, जिनके पास पशु हैं ना, उनसे पूछते हैं आपके पास पशु हैं, तो उनका चेकअप करते हैं और इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं। इन्हें कहा जाता है डॉक्टर दीदीज। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है प्रोग्राम। कैसे, मतलब दूर दराज के एरिया में भी घर घर जाके फार्मर्स की हेल्प की जा सकती है। फार्मर से रिलेटेड कुछ लिखना हो तो ये डॉक्टर दीदीज वाला एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के बारे में भी आपको लिखना हो, किस प्रकार से गवर्नेंस का फ़ायदा दूर दराज के लोगों को भी हो सकता है, तब ये एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल इंडिया को बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो मार्च 2021 में ना क्वाड ने एक ग्रुप सेटअप किया था जिसका नाम है क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मिसाइल रिलेटेड टेक्नोलॉजी है। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वो होती है जो अभी इमर्ज कर रही है और आने वाले समय में इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज से संबंधित एक ग्रुप सेटअप किया गया था क्वाड के द्वारा, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप, ताकि क्वाड के जो मेंबर कंट्रीज हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस, ये देश आपस में कोऑपरेट कर सकें, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से संबंधित एक दूसरे से शेयर कर सकें, मिलके काम कर सकें। अब राइटर ये बोलते हैं, एक देखो अच्छी टेक्नोलॉजी है बायो मैन्युफैक्चरिंग, जो क्रिटिकल भी है और इमर्जिंग भी है, बायो मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम डिस्कस करेंगे क्या है ये टेक्नोलॉजी। इस पर क्वाड के जो कंट्रीज हैं काफ़ी अच्छा कोऑपरेट कर सकते हैं। इंडिया को हब बनाया जा सकता है, पोटेंशियल है इंडिया में, बट कुछ खास हुआ नहीं है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है क्या? इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है बड़े स्केल पे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बड़े स्केल पे विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आप बोलोगे सर कैसे? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे देखो बैक्टीरिया है, सेल है, वायरस है, इनकी सहायता से कई सारे प्रोडक्ट्स को बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस किया जाता है बायो मैन्युफैक्चरिंग में। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। इंसुलिन का नाम आपने सुना है? इंसुलिन हमारे ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है इंसुलिन। जैसे मान लीजिए ब्लड में शुगर ज़्यादा आ गया, तो इंसुलिन आदेश देता है कि ब्लड से शुगर निकाल के उसे एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाए।
अगर कम रह गया तो भी आदेश देता है। मतलब इंसुलिन जो है वो रेगुलेट करता है हमारे ब्लड में शुगर को। जिनको डायबिटीज हो जाता है ना, उनमें या तो इंसुलिन की कमी हो जाती है, या फिर इंसुलिन होता नहीं है, या फिर इफेक्टिव नहीं होता। कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है इंसुलिन के साथ में, तभी उनके ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो रेगुलेट नहीं हो पाता। समझ गए? इसलिए बहुत बार डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं ना, वो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं। लेकिन कई बार इंसुलिन को बड़े स्केल पे प्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाता है। एनिमल्स में मिलता है इंसुलिन, पिग में, काऊ में, लेकिन लिमिटेशंस हैं, बड़े स्केल पे इंसुलिन हासिल नहीं हो पाता। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, साइंटिस्ट जो ह्यूमन जीन है ना इंसुलिन वाला, ये इंसर्ट कर देंगे कहाँ पे, इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में, यीस्ट में, इनमें इंसर्ट कर देंगे। तो ये जो बैक्टीरिया है ये भी फिर इंसुलिन को प्रोड्यूस करने लगेंगे, तो इनसे निकाल के फिर बड़े स्केल पे प्रोड्यूस किया जा सकता है। समझ गए? तो ये जो बैक्टीरियाज और वायरसेस है ना, छोटी छोटी फैक्ट्रीज का काम करेंगे और इंसुलिन को प्रोड्यूस करेंगे। ये मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया बायो मैन्युफैक्चरिंग की ताकत का इंसुलिन प्रोड्यूस करने में। अब आपको समझ में आ गया कि बायो मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। बड़े स्केल पे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन किसकी सहायता से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सहायता से। बायो है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? अब तो देखो नीचे कमेंट बॉक्स भी ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इंसुलिन के एग्जांपल से पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं, बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब देखो राइटर ये कहते हैं, चूंकि स्कोप काफी ज्यादा है, ऑलरेडी मेजर कंट्रीज फॉर एग्जांपल यूएसए और चाइना इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करने में लगे हुए हैं। उन्होंने पॉलिसीज बनाई हैं बायो इकोनॉमिक्स से संबंधित। इंडिया ने भी नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी जब बनाई थी तो इसमें यह बोला था 2025 आते आते इंडिया वर्ल्ड का ग्लोबल बायो मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। इस स्ट्रेटेजी में तो टारगेट भी रखा गया था $100 बिलियन का। बट देखो राइटर कहते हैं इंडिया अकेले दम पे इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। इंडिया को बाहर से हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। और मदद कौन कर सकता है? मदद कर सकते हैं क्वाड के पार्टनर्स, यानी क्वाड के जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं। इससे उनको भी फायदा होगा, क्योंकि देखो इंडिया के पास इकोनॉमिक पोटेंशियल है। इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, और अभी ये देश जो हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कुछ चीज़ों के लिए चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। इन देशों की चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी अगर इंडिया बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनता है तो। और क्वाड के देशों में ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्रीज भी हैं। कॉम्प्लीमेंट्रीज मतलब अगर ऑस्ट्रेलिया किसी चीज़ में स्ट्रोंग है तो यूएसए किसी दूसरी चीज़ में स्ट्रोंग है। जैसे घर में होता है ना पति पत्नी, पति एक चीज़ में स्ट्रोंग होता है, एक स्किल होती है, पत्नी के पास में दूसरी स्किल होती है, तो दोनों का मिलकर आपस में अच्छे से काम चल जाता है। तो उसी प्रकार से क्वाड में भी ना आपस में कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं। यूएसए के पास में फंडिंग कैपेबिलिटी है, बाकी 3 देशों के पास में एडवांस टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन इकोसिस्टम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, और इंडिया के पास में स्किल्ड मैन पावर है। तो बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है। तो इंडिया आइडियल चॉइस है बायो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए। इंडिया में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपर्टीज है। फार्मा फैक्ट्री इंडिया को पूरे वर्ल्ड की कहा जाता है, खास करके जेनरिक ड्रग्स के मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है मेडिसिन के मामले में, अवेलेबल वर्कफोर्स है। ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने भी माना इंडिया बायो मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में टॉप परफॉर्मर्स में से एक है। रिसर्च आउटपुट की क्वालिटी के मामले में भी और रिसर्च पब्लिकेशन के मामले में भी इंडिया के पास में देखो बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो सस्ता अवेलेबल है। जैसे प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, रीजेंट्स, रिसर्च मटेरियल, इक्विपमेंट्स, ये काफ़ी सस्ते इंडिया में अवेलेबल हैं। एक एनालिसिस हाल ही में आया था, इंडिया में जो बायो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट है ना 33% कम है एज कंपेरिजन टू यूएसए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को
कुछ और नहीं चाहिए, फिर भी इंडिया को कैपेबिलिटी चाहिए, इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनने के लिए कैपेसिटी चाहिए, और इसी मामले में मदद की जा सकती है बाकी देशों के द्वारा। जैसे देखो एपीआई है। एपीआई क्या होता है? कोई ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उस ड्रग में जो मेन केमिकल या फिर मॉलिक्यूल होता है जिसकी वजह से ड्रग काम करती है, वैसे एक ड्रग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाइंडर होता है जो पाउडर को आपस में जोड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मेन मॉलिक्यूल जिसकी वजह से दवाई काम करती है उसे कहते हैं एपीआई, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब चाइना एपीआईज के मामले में ना बहुत आगे निकल गया है वर्ल्ड से। इंडिया को 90% जो एपीआईज चाहिए ना वो चाइना से इंपोर्ट होती हैं, सिर्फ 10% इंडिया अपने आप से प्रोड्यूस कर पाता है। बाकी देश भी डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर एपीआईज के लिए। तो राइटर कहते हैं जैसे देखो दूसरे देश डिपेंडेंट हो गए एपीआईज के लिए चाइना के ऊपर, वैसे ही बायो मैन्युफैक्चरिंग में अभी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर तुरंत एक्शन नहीं लिया गया इन देशों के द्वारा तो बायो मैन्युफैक्चरिंग जैसी चीज़ों के लिए भी, मतलब इससे जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उसके लिए भी ये देश चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। इसलिए अभी एक्शन लेना चाहिए। एक्शन जैसे कि देखो अगर ये हब बनेगा तो बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, इन्वेस्टर्स आपस में कनेक्ट होंगे, एक बायो मैन्युफैक्चरिंग फंड इस्टेब्लिश किया जा सकता है जिसे एडमिनिस्टर किया जाएगा क्वाड के द्वारा मिलके। कुछ और चैलेंजेस हैं उनको भी एड्रेस करने की आवश्यकता है। इंडिया में वर्कफोर्स तो है बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, लेकिन उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। इंडिया के पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग उपलब्ध नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रेनिंग। इसलिए इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, मतलब देखो जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा इंडिया में, उसके अराउंड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे परमानेंट ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली में बनेगा बायो मैन्युफैक्चरिंग का हब, तो दिल्ली के आसपास जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हों, क्वाड के स्कॉलर्स आएँ वहाँ पे, ट्रेनर्स आएँ, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ अब तो इंडिया में अलाउड हैं, तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आ सकती हैं। स्कॉलर एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है जिसमें इंडिया के स्कॉलर्स, यूएसए के स्कॉलर्स और बाकी दो देश दूसरे जो हैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलर्स आपस में अपनी अपनी नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिस शेयर करें बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित। और जो ट्रेनिंग दी जाए ना उसमें इस बात पे ज़रूर फोकस किया जाए, इंडिया में ना जो R&D होती है, R&D तो होती है बट उसे ना व्यापार के लिए यूज़ करने में दिक्कत आती है। व्यापार मतलब कॉमर्शियल पर्पजेज़ के लिए ना कई बार टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर पाते जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो इस मामले में भी ट्रेनिंग दी जाए जी कि R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो बातें सीखी जाती हैं उनको कैसे कॉमर्शलाइज किया जाए। तो ये कुछ सजेशंस भी हमने डिस्कस किए। तो ये पूरा आर्टिकल बायो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अब देखो अगला आर्टिकल तो जल्लीकट्टू के बारे में है। जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कोई नए पॉइंट्स तो है नहीं। हमने शुक्रवार को यानी फ्राइडे को न्यूज़ भी डिस्कस की थी। जल्दी से रिपीट कर देता हूँ 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है। 2014 के आसपास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था जल्लीकट्टू को बैन करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जल्लीकट्टू गेम में एनिमल्स के ऊपर क्रूएलिटीज़ होती हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। इवन जल्लीकट्टू के इवेंट में इंसानों को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसे बैन कर दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया था। बट जल्लीकट्टू एक ऐसा इवेंट है जो तमिलनाडु के कल्चर से जुड़ा हुआ है, तमिलनाडु की आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बैन लगाया तो तमिलनाडु में लोग सड़कों पर आ गए भारी संख्या में। तो 2017 में ना तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में अमेंडमेंट कर दिया जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट के बैन को नलीफाई करने के लिए। बाद में इस अमेंडमेंट के लिए प्रेसिडेंट से असेंट भी ले ली। तो मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली क्या ऐसा कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया फिर इस इशू पर कि तमिलनाडु की जो स्टेट असेंबली ने किया वो गलत नहीं है। जल्लीकट्टू एक गेम है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था 2014 में। उसके बाद से अभी तक गेम में काफ़ी सारे बदलाव आ गए हैं। जो ऑर्गेनाइजर हैं वो अच्छे से गेम को रेगुलेट कर रहे हैं, तो जान माल का नुकसान काफ़ी कम हो गया है। और चूंकि ये कल्चरल आइडेंटिटी है
लेजिस्लेचर्स ने अमेंडमेंट करके बता दिया कि ये कल्चरल आइडेंटिटी है, तो ये लेजिस्लेचर का काम था डिसाइड करना कि कल्चरल आइडेंटिटी है क्या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इसके तय में नहीं जाएगा कि ये कल्चरल आइडेंटिटी है या नहीं है, इसलिए तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो किया वो सही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ ये भी बोल दिया, हम 2014 के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज भी सही है कि जल्लीकट्टू की वजह से अगर एनिमल को नुकसान पहुंचता है तो इसे बैन लगा दिया जाए, बट अभी नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो अच्छे से गेम ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, इसलिए हम इसे जायज़ ठहरा रहे हैं। अगर फ्यूचर में ऑर्गेनाइजर ऐसे गेम को कंडक्ट करेंगे कि नुकसान पहुंचेगा तो फिर अलग बात है। मतलब उन्होंने डायरेक्टली ऐसा बोला नहीं, लेकिन उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि 2014 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ना वो अब थोड़ी कम रेलेवेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजर संभल गए हैं, वो गेम को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि एनिमल्स को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। तो ये सिंपल सी बात है। अब लेमन वर्ड्स में आपको बोलूं, इज्जत तो देखो सुप्रीम कोर्ट को बचानी थी ना, तो वो अपने सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट को यूं बता सकते थे कि वो गलत थी, और ना ही वो यूं बोल सकते कि तमिलनाडु की स्टेट असेंबली ने जो किया वो गलत है। इसलिए वो दोनों को सही ठहरा रहे हैं कि आपने जो बोला वो भी सही है और सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में बोला वो भी सही था। तो ये पूरा आर्टिकल है, 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल राइट टू पीसफुल असेंबली से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इस मामले में ना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने ना जनवरी में एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था, जिसमें बात कही गई थी कि आंध्र प्रदेश में स्ट्रीट्स यानी गलियां, हाईवेज, रोड्स, इनके ऊपर लोगों का जमा होना, जुलूस निकालना, पब्लिक मीटिंग करना, इन सब को रेगुलेट करने की बात कही गई थी। यह था आंध्र प्रदेश सरकार का ऑर्डर। अब इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला, देखो ऐतिहासिक रूप से हमारे देश के इतिहास में ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स मिलते हैं जब गलियों में, हाईवेज पर असेंबलीज हुई हैं, जुलूस निकले हैं, पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज हुई हैं। इवन जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने न जाने कितनी ऐसी असेंबलीज और पब्लिक मीटिंग्स की, हाईवेज के ऊपर, गलियों में, पब्लिक प्लेसेस पर। तो इसे आप मतलब इससे संबंधित जो ऑर्डर आया है आंध्र प्रदेश सरकार का वो सही नहीं है। तो इसके जवाब में आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये बोला कि देखो, पहली तो चीज़, हमने ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया, हमने रेगुलेट करने की बात कही थी उस ऑर्डर में जो जनवरी में आया था। दूसरी चीज़, देखो बहुत सारे ना एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब बिना रेगुलेशन के लोग इकट्ठा हो जाते हैं किसी जगह पे, भगदड़ मच जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ट्रैफिक की जो मूवमेंट्स हैं वो बाधित होती हैं, मतलब ट्रैफिक अच्छे से मूव नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये ऑर्डर पास करना जरूरी था, और हमने जो पास किया वो पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 30, सेक्शन 30A और सेक्शन 31 के अंतर्गत किया। इसके जवाब में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ये बोला कि देखो, पुलिस एक्ट का जो सेक्शन 30 है ये सिर्फ पब्लिक रोड्स के लिए अप्लाई होता है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। और जब रोड ब्लॉक होना तभी ये लागू होता है, अदरवाइज नहीं। राइट टू असेंबल और राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं। जब तक कि देखो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस ना हो तब तक इस राइट को कर्ब नहीं किया जा सकता, राइट को सप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर देखो वहां पे जो ऑफिसर मौजूद है उसको लगता है कि शांति में भंग पड़ सकता है, तो वो ऑर्गेनाइजर्स को बोल सकता है कि आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए और इन कंडीशंस में आप अपने जुलूस को, प्रोसेशन को आगे ले जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। समझ गए? किसी एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ, उसका यूज करते हुए हर जगह पीसफुल असेंबली को रोकना ये सही नहीं है। इस मामले में देखो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने ना 2018 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी कोर्ट किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में केस गया था मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ना मजदूर किसान शक्ति संगठन ने यह कहा था कि पुलिस ने ना सेक्शन 144 लगा दी है, हम प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कहीं पर भी। पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, सेंट्रल विस्ता, लॉन्स
आसपास की लोकेलिटीज़ में हर जगह पुलिस ने 144 धारा लगा दी है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो ये एक फंडामेंटल राइट है, रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लेकिन ब्लैंकेट बैन नहीं लगाया जा सकता कि आप परमानेंटली 144 धारा लगा के रखो। तो सुप्रीम कोर्ट ने ना उस समय कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, जैसे प्रोटेस्ट किया जा सकता है लेकिन कुछ मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए पार्लियामेंट्री हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक और डिग्निटरीज के रेजिडेंस के बीच और प्रोटेस्ट साइट के बीच में, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं रूट्स के ऊपर जहां पे प्रधानमंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर्स या फिर जजेस को गुजरना है। अगर किसी फॉरेन डिग्निटरी को आना है वहां पे प्रोटेस्ट नहीं किया जा सकता। ये कुछ गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने दी थी इस केस में। तो इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाना चाहिए सरकार के द्वारा जब रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो पीसफुल असेंबली के ऊपर। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अब देखो न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स हम डिस्कस कर लेते हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले है SBI यूटर्न नो ID कार्ड रिक्वायर्ड। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में ना RBI ने एक ऑर्डर जारी किया 2000 के नोट को वापस लेने का। सितंबर तक ये 2000 के नोट जो हैं वापस एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं जनता के द्वारा। एक बार में 20,000 के नोट्स एक्सचेंज करवाए जा सकते हैं। SBI ने पहले बोल दिया था कि ID कार्ड की रिक्वायरमेंट है, जनता ने क्रिटिसाइज़ किया, तो अब SBI ने कहा है 20,000 तक के नोट्स एक बार में बदलवाने हैं तो ID कार्ड की आवश्यकता नहीं है। देखो ये कुछ लोग बोल रहे हैं ये सेकंड डिमोनेटाइजेशन है, सेकंड स्टेज है, क्योंकि 2000 के नोट उस समय आए थे ना। बोला गया था सरकार के द्वारा कि 2000 के नोट आएंगे तो जल्दी लोगों के पास में करेंसी आ जाएगी, इसलिए 2000 के नोट आए थे। लेकिन मीनवाइल 2000 के नोट सरकार के द्वारा मार्केट में सर्कुलेट करना बंद कर दिया था। बोला यह जा रहा था कि जो अमीर लोग हैं जो ब्लैक मनी रखते हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा अपना इकट्ठा कर लिया है, 2000 के नोट की फॉर्म में बहुत सारा ब्लैक मनी जमा कर लिया है। डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे नुकसान की हम बात करें, पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या फ़ायदे हुए? बोला गया था कि ब्लैक मनी कम होगी, इससे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ेगी, जो कि हुआ। तीसरे नंबर पे फॉर्मल सेक्टर का बोलबाला बढ़ेगा। ये सारे फ़ायदे बताए गए थे, लेकिन नुकसान काफ़ी हुए। डेली लाइफ्स प्रभावित हुई, लोग लाइन में लगे थे। इकोनॉमी के स्लो डाउन होने की बात कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे ज़्यादा, लोगों ने कम खर्च किया तो डिमांड कम हो गई, इसलिए इकोनॉमी स्लो डाउन हुई। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर को नुकसान पहुंचा, और सबसे लास्ट में डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट करने का भी तो खर्चा आया है ना, करेंसी को दोबारा से प्रिंट करने का। और बोला गया था कि ब्लैक मनी कर्व होगा, वो नहीं हुआ। तो डिमोनेटाइजेशन के फ़ायदे नुकसान के बारे में हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में क्या हुआ है, आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि दिल्ली में जो सिविल सर्विसेज का कंट्रोल है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास में होना चाहिए, यानी दिल्ली की सरकार के पास में होना चाहिए। लेकिन इसे अब रिवर्स कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस की सहायता से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर दिया है एक ऑर्डिनेंस लाके। ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस में बोला गया है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। फिर से बोलता हूं, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। ये जो अथॉरिटी है ना, ये क्या करेगी? ये डिसाइड करेगी कि दिल्ली में कौन से ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफर कहां पे की जाए, डिसिप्लिन संबंधित मामला हो, विजिलेंस संबंधित मामला हो, सब कुछ डिसाइड किया जाएगा। इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशंस दी जाएंगी LG को, LG ऑर्डर पास करेंगे। इस कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो होंगे दिल्ली के CM यानी अरविंद केजरीवाल। 2 और मेंबर कौन होंगे? एक तो चीफ सेक्रेटरी, दूसरा प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। समझ गए? प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, ये 3 मेंबर होंगे, और 2 मेंबर इकट्ठा होंगे तभी मीटिंग हो सकती है, अदरवाइज मीटिंग नहीं होगी। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि चेयरमैन तो देखो दिल्ली के CM को बना दिया, लेकिन बाकी दोनों जो मेंबर्स हैं ना, ये तो अपॉइंट किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानेंगे, ये मेरी बात क्यों मानेंगे? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट किया है। और 2 मेंबर्स का होना जरूरी है। कल को ये दोनों चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ये अलग से बैठ के कोई डिसीजन ले लेते हैं, मैं ना भी आऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के
ये जो किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है। हालांकि लॉ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कंटेम्प्ट तो नहीं कह सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है, वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को रिवर्स कर सकते हैं ऑर्डिनेंस या फिर लॉ बना के, लेकिन उन्हें ना साबित करना पड़ता है कि हमने जो ये ऑर्डिनेंस पास किया है ये सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स को एड्रेस करता है। तो कुल मिलाकर फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, फिर से लड़ाई होगी राज्य सरकार और यूनियन कैबिनेट के बीच में। अभी आप सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार कोशिश कर रही है कि राज्यसभा में ये बिल पास नहीं होना चाहिए, ऑर्डिनेंस आया है, अभी बिल पास करवाना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 6 महीने के अंदर अंदर। सभी ऑपोजिशन के लीडर्स को अरविंद केजरीवाल एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस बिल को राज्यसभा में पास होने से रोका जा सके। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज से संबंधित है। आर्टिकल में यह कहा जाता है कि तेलंगाना में देखो यूनिवर्सिटीज की गवर्नेंस है ना बहुत पुअर तरीके से चलाई जा रही है। आर्टिकल तेलंगाना स्पेसिफिक है लेकिन पॉइंट्स जनरल है, जो हम यूनिवर्सिटीज़ के मामले में आए, हायर एजुकेशन के मामले में आए, तब ये पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे तेलंगाना में निजामाबाद यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे वाइस चांसलर और सरकार के बीच तनातनी चल रही है रजिस्ट्रार की नियुक्ति को लेके। बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की नहीं है, दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद है, यहाँ पर भी मतलब ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्तियों को लेके, अपॉइंटमेंट को लेके, स्टाफ की अपॉइंटमेंट को लेके शिकायतें आ रही हैं कि नेपोटिज्म हुआ है, कहीं पर प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। सरकार ने एक एक्ट बनाया यूनिवर्सिटीज़ में नियुक्तियों को लेके, वो अभी गवर्नर के पास फाइल पेंडिंग है, गवर्नर ने साइन नहीं किए हैं। अब कायदे से देखो यूनिवर्सिटीज़ में डिबेट्स होनी चाहिए अलग अलग आइडियोलॉजीज़ पर, पब्लिक इश्यूज़ पर, लेकिन वो नहीं हो रहा है, पढ़ाई का माहौल ख़राब हो रहा है, सरकार फंड्स नहीं रिलीज़ करती, इस वजह से बहुत सारी वैकेंसीज़ खाली हैं, रिसर्च बहुत पुअर है, रिसर्च की हालत। तो कुल मिला के देखो राइटर ये बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रशासन में सुधार होना चाहिए, अभी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल मणिपुर से संबंधित है। मणिपुर में देखो आपको पता है वायलेंस हुआ, हमने पूरा इशू डिस्कस किया था। जो वैली में लोग रहते हैं, एक तरफ जो हिल में लोग रहते हैं, दोनों में विवाद हो गया, लड़ाई हो गई। वैली में रहते हैं मैतीज और हिल्स में रहते हैं कुकीज़, नागाज भी रहते हैं, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। मेनली मैतीज को एससी स्टेटस मिलने की बात पर लड़ाई हो गई। कोर्ट ने कहा था कि सरकार कंसीडर करे मैतीज को एसटी स्टेटस देने के बारे में, जबकि देखो हिल्स में जो लोग रहते हैं स्पेसिफिकली कुकीज़, इनका ये कहना था कि मैतीज को एसटी स्टेटस मिल गया तो हमारे राइट्स और ज़्यादा छीन जाएंगे। वायलेंस हुआ, इस इशू पर 70 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। अब देखो कुछ कुकी ग्रुप्स, इवन ऐसे ग्रुप्स जो पहले इंसर्जेंसी स्प्रेड कर रहे थे, जिन्होंने पहले हथियार उठा लिए थे लेकिन 2008 में अपने ऑपरेशंस को रोक दिया क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट साइन हो गया। अब ऐसे लोग भी बोलने लगे हैं कि कुकीज़ यानी हिल्स में जो ट्राइबल रहते हैं ना, उनमें जो कुकीज़ हैं उनके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। हम यूनियन ऑफ इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, बट मणिपुर की सरकार के तले नहीं आना चाहते, हमारे लिए अलग प्रशासन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें मजबूर होना पड़ेगा हथियार उठाने के लिए। ये इंसर्जेंट जो ग्रुप्स हैं, इन्होंने दिल्ली में एक ब्यूरोक्रेट के साथ मुलाकात की, ए.के. मिश्रा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के रिप्रेजेंटेटिव हैं। शिकायत ये भी थी कि इन इंसर्जेंट ग्रुप्स की जो अब हथियार गिरा चुके हैं, कि जब हमने हथियार गिराए थे तो बहुत बातें बोली गई थी कि हमें 6,000 रुपये पर कैडर के हिसाब से मंथली स्टाइफंड मिलेगा, लेकिन नहीं मिला, इरेटिक है, मतलब रेगुलरली कई बार नहीं मिलता। तो इन चीज़ों को एड्रेस करे यूनियन गवर्नमेंट और हमारा अलग प्रशासन होना चाहिए। एनालिसिस अगर करें तो देखो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, अगर इस प्रकार से हर एक ट्राइबल ग्रुप अलग से प्रशासन की मांग करने लगा, अलग से एडमिनिस्ट्रेशन की मांग करने लगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा पार्ट्स में बट जाएगा, उनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यूनियन गवर्नमेंट और जो मणिपुर की सरकार है ना, उनको टैक्टफुली इस इशू को टैकल करना चाहिए कि अलग से प्रशासन की मांग ना की जाए कुकी ग्रुप्स के द्वारा। तो फिलहाल इस डिस्कशन में देखो इतना ही है। आज हमने काफ़ी सारे आर्टिकल्स को डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।